कुछ वंशों के बारे में हमने कल जाना है, और वो भी कौन से राजवंश हैं? सानी राजवंश, जो छत्तीसगढ़ में ही है। क्या हुए? अपना राज्य स्थापित किए और राज्य में ही खत्म हो गए। यहाँ पे आके रुके थे। कहानी क्या था इससे पहले का, कि इससे पहले एक वंश था जिसका नाम था शरभपुरी वंश। कौन सा वंश? शरभपुरी वंश। शरभपुरी वंश के जो अंतिम शासक थे, जिसका नाम क्या है अंतिम शासक का? प्रवरराज सेकंड। उनको मार करके, उनको कौन मारता है? इंद्रबल। और अपना एक नया वंश स्थापित करता है जिसका नाम क्या था? पांडु वंश। जब ये अपना राज्य स्थापित करता है तो राजधानी कहाँ बनाता है? सिरपुर को राजधानी बनाता है। और दक्षिण कौशल का पूरा क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के उस समय का दक्षिण कौशल का क्षेत्र पूरा किसके अंडर में आ जाता है? पांडु वंश। राजधानी क्या है? सिरपुर। ये क्षेत्र है सिरपुर का। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें दो चार ऐसे राजा हुए हैं जिसमें सबसे पहले तो किसका नाम आता है? इंद्रबल। इंद्रबल के बाद जो हुए वो हुए उदयन। ठीक है। इंद्रबल के बाद क्या हुए? उदयन। इनका जो वंशानुक्रम चला वो बहुत, कहना चाहिए, अलग अलग राजा महाराजाओं ने शासन किया। और जैसे उदयन के बाद किसका नाम आता है प्रमुख राजा में? तीवरदेव। तीवरदेव के बाद एक और था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाम के भी राजा पांडु वंश में मिलते हैं। और चंद्रगुप्त की जो पत्नी थी, है ना, उसका भी नाम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वास्ता देवी। अभी आएगा कैसे इतिहास में उसको हम लोग समझते हैं। सिरपुर उस समय क्या था? अलग अलग धार्मिक संस्थाओं का केंद्र था। एक व्यक्ति का नाम आएगा जो महान राजा हैं, तीवरदेव। अभी हमने सिरपुर में एक बौद्ध धर्म के समय में तीवर विहार शब्द सुना था। तीवर विहार बौद्ध धर्म का क्षेत्र है। विहार और चैत्य में अंतर बताया था ना। तो वहां पर तीवर ने क्या बनाया था? तीवर विहार बौद्ध विहार है। लाइन टू लाइन इसको फिर समझे कैसे सिरपुर का क्षेत्र आगे बढ़ा। जो चंद्रगुप्त थे उसका एक पुत्र हुआ। अभी उसकी पत्नी का नाम बता रहा था ना। ये चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था? हर्षगुप्त। हर्षगुप्त का विवाह किससे हुआ था? मौखरी के शासक सूर्यमन की पुत्री वाष्टा देवी से विवाह हुआ था। ये अचानक से बीच में विवाह की जानकारी और इसकी जानकारी क्यों आ रही है? क्योंकि सिरपुर में एक बहुत बड़ा आज भी प्रसिद्ध मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर। सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है पूरा पक्की ईंटों से बना हुआ है, खंडहर जैसे दिखता है बाहर से ही। वो जो मंदिर है उसको निर्माण करने का श्रेय किसको जाता है? इसी रानी को, जिसका क्या नाम है? वाष्टा देवी। तो जो उदयन का नाम लिया मैंने, या इंद्रबल जो पहला राजा था, वो स्थापना तो कर दिए, लेकिन शासन चलाने के लिए बहुत सारे राजाओं ने अपना योगदान दिया है। सिरपुर में बहुत लंबे समय तक ने पांडु वंशों ने शासन किया। सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लक्ष्मण मंदिर में लक्ष्मण की मूर्ति नहीं है। लक्ष्मण मंदिर में किसकी मूर्ति है? विष्णु मूर्ति। नाम उस समय लक्ष्मण मंदिर रखा गया था। आज भी ये जो मंदिर है किससे बना है? पक्की ईंटों से बना हुआ है। और आप यहाँ जाएं तो लक्ष्मण मंदिर का ये आकार मिलेगा। आसपास पूरा क्या है? गए हो क्या सिरपुर लक्ष्मण मंदिर देखने? कोई मंदिर अगर जाएं तो समझ में आएगा कि कैसे कैसे स्थापत्य हुआ है। वहां एक बोर्ड लगा हुआ है और सभी जानकारियां वहां पे लिखी हुई है। इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये लाल पकी हुई ईंटों से बना है, प्लास्टर आज भी नहीं हुआ है। तो सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है उसको किसने बनाया था? तो ये पूछा जाए तो कौन बनाया है? रानी वाष्टा देवी ने शुरुआत किया। और जब हर्षगुप्त की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो पत्नी है उन्होंने शुरुआत तो कर दिया था, लेकिन उसका जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या था?
महाशिवगुप्त बालार्जुन। पांडु वंश में कुछ ऐसे राजा हैं जिनको बारे में आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर उसमें महाशिवगुप्त बालार्जुन। मैं सभी राजाओं महाराजाओं के बारे में लंबी लंबी कहानियां आप लोग बता सकता हूं, लेकिन जो काम का चीज है उसको पहली बार में आप लोग ध्यान में रखें। तो बालार्जुन के बारे में बेसिक जानकारी ये है कि नाम इसका क्या है, महाशिवगुप्त बालार्जुन। बाल समय से ही अर्जुन के समान धनुर्विद्या में क्या थे, पारंगत थे। इस कारण से इनका नाम क्या रखा गया था, बालार्जुन। क्योंकि इससे पहले जितने राजा हुए, कौन से वंश में, पांडु वंश में जितने भी राजा होते गए थे, सभी लोगों ने किस धर्म को माना, विष्णु मंदिर स्थापन किया, वैष्णव धर्म को माना। लेकिन जब इनका पुत्र होता है जिसका नाम है बालार्जुन, इन्होंने अपने नाम में क्या लगाया, शिव, महाशिव। तो ये कौन से धर्म को मानेंगे, फिर शैव धर्म को मानेंगे। विष्णु धर्म को ना मान करके शैव धर्म को मानेंगे। ये जो लाइन है यहां से, ये व्यापम पूछा था कि सिरपुर में महाशिवगुप्त बालार्जुन के कितने ताम्रपत्र मिले हैं। 27 ताम्रपत्र यहाँ पे मिले हुए हैं। क्योंकि इतने ज्यादा मात्रा में किसी राजा का, किसी शासक का उस समय का ताम्रपत्र मिलना अपने आप में एक इसके पराक्रम को दिखाता है। तो लास्ट लाइन यही है कि ये जो व्यक्ति था, शासक था, महाशिवगुप्त बालार्जुन, बहुत ज्यादा क्या था, धर्म को लेकर के सहिष्णु था। सहिष्णुता समझते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। हालांकि उन्होंने किस धर्म को अपनाया, शैव धर्म को अपनाया, लेकिन वैष्णव संप्रदाय को लेकर के, अन्य धर्मों को लेकर के, हिंदू मुस्लिम बोलता हूँ, बौद्ध और जैन को लेकर के इन्होंने कभी भी टकराव की स्थिति नहीं आने दी। सहिष्णुता समझते हैं ना, धार्मिक सहिष्णुता। सहिष्णु बनना मतलब अपने धर्म को तो मानना, लेकिन दूसरे धर्मों को भी क्या करना, बराबर मान्यता या समर्थन प्रदान करना, है ना। और अगर आप सहिष्णु नहीं हो तो असहिष्णु कहलाते हैं। उसमें क्या होता है, दूसरे धर्म को क्या किया जाता है, अपने धर्म को तो श्रेष्ठ बताओगे ही, है ना, और दूसरे धर्म की भी बुराई की जाती है। तो असहिष्णुता एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। इन्होंने क्या किया है, जैसे कि बुद्ध को लेकर के, बुद्ध की बहुत सारे प्रतिमाएं वहां पे स्थापित करने को दिया, हिंदू धर्म के बहुत सारे ग्रंथों को या फिर हिंदू धर्म के बहुत सारे स्थापत्य को शरण दिया। इसी कारण से इनको, महाशिवगुप्त को, उदार शासक, उदार मतलब समझते हैं, उदार, हाँ, उदार का मतलब क्या होता है, उधारी लेने वाला व्यक्ति नहीं है ये, है ना। उदार का मतलब होगा कि कोई सबसे ज्यादा उधार लेकर के राजा महाराजा का शासन चलाए, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, लिबरल होना, ठीक है। उदार मतलब हर चीज को क्या कर लेना, स्वीकार कर लेना। 2 दिन पहले हमने इसकी बात की थी, जब ये महाशिवगुप्त बालार्जुन शासन कर रहा था तो उसके समय में एक व्यक्ति आया। कौन सा व्यक्ति, वेंगसान। वेंगसान ने अपनी यात्रा कब की पूरी की थी, 639 का समय था जब वेंगसान किस देश का यात्री है, चीन का यात्री है। चीनी यात्री वेंगसान जब यहाँ पे आए हैं तो सिरपुर की यात्रा की, और उन्होंने इस क्षेत्र का नाम क्या रखा था, छत्तीसगढ़ को उन्होंने चाइनीज लैंग्वेज में क्या बोला है, किया सलो। ये भी महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण है, इस लाइन को समझिएगा, क्योंकि महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है इस पांडु वंश में। बाकी राजाओं को थोड़ा सा साइड किया जाता है, इसी राजा को ज्यादा ध्यान दिया जाता है। एक और है तिवर देव, है ना, अभी जिसको मैंने बताया तिवर देव। तिवर देव ने एक उपाधि धारण की थी, सकल कौशलाधिपति की। लिखा हुआ था, तिवर देव ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। यहाँ पर जब हम लोग महाशिवगुप्त बालार्जुन की बात करते हैं, तो जब वो राजा था, शासन कर रहा था, तो नल राजा, नल वंश का राजा क्या, विलासतुंग भी अपने क्षेत्र में शासन कर रहा था। उसी समय कन्नौज में एक नाम क्या है, हर्षवर्धन भी शासन कर रहा था। दक्षिण भारत में चालुक्य में पुलकेशी द्वितीय भी शासन कर रहा था।
क्योंकि आप लोगों का जो भारत के इतिहास का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया है, तो ये चीजों को अपने ही समझ पाएंगे कि पूरे इंडिया में अलग अलग राज्य में जब शासन चल रहा था तो कैसे हमारे राज्य प्रभावित था। अब इसको देखिए, यहाँ कन्नौज है, यहाँ सिरपुर है, यहाँ चालुक्यों का है क्षेत्र, और यहाँ पर कौन सा है, बस्तर में ही नलवंश। यहाँ के राजाओं का युद्ध इनके साथ होता था, उत्तर और दक्षिण का युद्ध होता था। इसी समय पे ये पुलकेशिन द्वितीय जो है, जिसका नाम आया है चालुक्य का, ये पुलकेशिन द्वितीय जो है ऊपर की ओर आक्रमण करते हुए आगे बढ़ा था। तो यहाँ का जो राजा है महाशिवगुप्त बालार्जुन, उसके अधीन लोग थे, उनको परास्त करके ऊपर बढ़े थे। ये अभी हर्षगुप्त नाम का आया है, हर्षगुप्त, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कौन है? भारत के इतिहास में जब गुप्त वंश खत्म हुआ तो कौन सा वंश आया था उस समय? वर्धन वंश शासन किया था। और वर्धन वंश का कनेक्शन वेंगसांग से इसलिए है क्योंकि वेंगसांग ने पूरे भारत में किसके शरण में आया था? हर्षवर्धन के शरण में आया था। ये भी बुद्ध धर्म को मानते थे, तो यहाँ से हर्षवर्धन से मिलकर के, कन्नौज से मिलकर के ये कहाँ आए थे कुछ दिन के लिए? छत्तीसगढ़, सिरपुर। तो ये कनेक्शन ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ का जो सिरपुर क्षेत्र है, या उस समय छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? दक्षिण कौशल कहा जाता था। तो दक्षिण कौशल में जिस प्रकार से महाशिवगुप्त बालार्जुन ने शासन किया, उसके शासन से सब कुछ थे, हर चीज व्यवस्थित था। इस कारण से छत्तीसगढ़ के इतिहास में दक्षिण कौशल की जो हिस्ट्री है उस समय को, इसको गोल्डन एरा बोला जाता है, स्वर्ण काल। महाशिवगुप्त जैसे ही मृत्यु हुई या उसका समय लास्ट वृद्ध हुए, तो धीरे धीरे शक्ति समाप्त होने लग गई और पांडु वंश क्या होता गया? समाप्त होता गया। ठीक, एक बार सबका सार देख लीजिए कैसे ये था। सबसे पहले संस्थापक कौन है? उज्जैन। इंद्रबल ने राजपाट सजा कर दे दिया, है ना, और राजधानी कहाँ रखी थी? सिरपुर। उदयन को ही क्या कहा जाता है? संस्थापक या आदि पुरुष कहा जाता है। इसको देखें तो उदयन का पुत्र क्या है? नन्नराज था। उदयन का पुत्र क्या था? नन्नराज। नन्नराज का पुत्र तिवरदेव। अब तिवरदेव ने क्या किया था? एक उपाधि धारण की थी, सकल कौशलाधिपति। पूरे कौशल का अधिपति अपने आप को घोषित किया था। उसके बाद इनका जो और पुत्र हुआ, नन्नदेव द्वितीय, इन्होंने क्या? कौशल मंडलाधिपति। इसके लिए क्राइटेरिया था कि किसको हम लोग मंडलाधिपति बोले, किसको कौशल मंडलाधिपति बोले। तो जब 1 लाख गांव का स्वामी हो जाते हो या 10 लाख गांव का स्वामी हो जाते हो, तो ऐसे आप लोगों को सम्मान मिलता जाता है या उपाधि मिलती जाती है। ठीक है, ये जो चंद्रगुप्त है तिवरदेव का भाई था। यहां से फिर अलग से शुरुआत होता है। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम हर्षगुप्त। हर्षगुप्त का विवाह किससे हुआ था? वाष्टा देवी से। इन्होंने ही हर्षगुप्त की मृत्यु जब हो जाती है तो क्या बनाया था? लक्ष्मण मंदिर बनाया था। उसके बाद उसका पुत्र कौन आया? महाशिवगुप्त बालार्जुन। ये कौन से धर्म को मानते थे? शिव धर्म को मानते थे। इसी के काल में छत्तीसगढ़ का क्या काल कहलाता है? गोल्डन काल कहलाता है। उसके बाद जो हर्ष था, ये हर्षवर्धन और पुलकेशिन के समकालीन था। ये बात आ गई। धर्म के बारे में कौन से धर्म को मानने वाला है? ये शिव धर्म को। वंश के बारे में फिर रिपीट हो रहा है। इन्होंने छत्तीसगढ़ को कौन सा नाम दिया? कियासलो। एक और व्यक्ति है ईशान देव, जो इंद्रबल का पुत्र था। 4 पुत्र थे, है ना। इसका जो वंश वृक्ष बनता है बहुत अच्छे से बनता है, अलग अलग राजाओं का कैसे कैसे ये शासन किया गया है और कौन कौन से लोग ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी। तो पांडु वंश को समाप्त करने के बाद हमारे यहाँ पर भारत, दक्षिण भारत का एक राजा ने समाप्त किया था। और जब वो समाप्त हो जाता है तो एक छोटा सा राजवंश था जो छत्तीसगढ़ के ऊपर क्षेत्र में शासन कर रहा था, बाण वंश।
उसका प्रभाव हमारे यहाँ फिर ज्यादा दिखने लग गया था। तो नया राजवंश क्या गया? बाण वंश। समय कब से कब तक चल रहा है ये? समय लगभग 700 से 800 900 के आसपास का समय चल रहा है ये। पांडु वंश जैसे ही समाप्त होता है, किस वंश की स्थापना हो जाती है? बाण वंश की। एरिया कौन सा है? कोरबा क्षेत्र। इसमें 2-3 जानकारी बस है जिसको आपको ध्यान में रखना है। कौन सी जानकारी ध्यान में रखना है? इसको थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं। भारत के इतिहास में बहुत सारे घटनाक्रम इस समय हो रहे थे और होने के बाद भी राज्य में बहुत सारी चीजें चल रही थी। छत्तीसगढ़ की स्थिति ये है, और उस समय हम किससे जुड़े हुए थे? मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे। पूरा क्षेत्र क्या कहलाता था? ये क्षेत्र पूरा कोसल क्षेत्र कहलाता था, और ये बस्तर अलग उस समय था। बाण वंश को देखें तो छत्तीसगढ़ के कौन सी जगह से शुरुआत इसकी मानी जाती है? कोरबा क्षेत्र। कोरबा का एक जगह है जिसका नाम है पाली। ठीक, पाली नाम सुने होंगे कोरबा का। आज भी पाली को पाली ही बोला जाता है। जब पाली में बाण वंश ने अपना राज्य की स्थापना किया तो एक व्यक्ति थे जिसका नाम था मल्लदेव। इसका जो पूरा नाम है महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर मल्लदेव। जब ये शासन संभालता है तो पाली क्षेत्र को अच्छे से डेवलप करने का प्रयास करता है, और धार्मिक प्रकृति का व्यक्ति था, और इन्होंने जो शिव को, शैव धर्म को क्या किया? आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मल्लदेव जो था, उसके जाने के बाद एक सबसे प्रतापी शासक हुए जिसका नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के बारे में कहा जाता है इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? जयमऊ। जयमऊ। ज्यादा बड़ा घटनाक्रम नहीं हुआ। घटनाक्रम यह हुआ कि जब ये शासन बनते हैं तो शक्तिशाली शासक के रूप में माना गया, और इन्होंने पाली में एक बहुत प्रसिद्ध शिव मंदिर की स्थापना की। आज भी अगर पाली क्षेत्र में जाते हो तो शिव मंदिर आज भी बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा खासा इनका शासन चल रहा था। कौन से वंश का? बाण वंश का। उसी समय बाण वंश के समय में हमारे छत्तीसगढ़ में एक वंश बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों ने सुना होगा। कौन सा वंश सुने हैं? कलचुरी वंश। कभी तो सुने होंगे पुस्तक पढ़ते समय। बाण वंश स्थानीय राजवंश है, और कलचुरी जो है त्रिपुरी से। त्रिपुरा अलग है, त्रिपुरी अलग है। मध्य प्रदेश के एक क्षेत्र है जिसको त्रिपुरी कहा जाता है, और इसी के नीचे त्रिपुरी से पहले कलचुरी का जो कैपिटल राजधानी था वो त्रिपुरी से पहले माहिष्मती। यहां से कलचुरी की शुरुआत होती है। माहिष्मती से त्रिपुरी, त्रिपुरी से कलचुरी कहाँ आते हैं? पाली क्षेत्र, कोरबा क्षेत्र। कोरबा क्षेत्र में आते हैं, पाली क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ के जो राजा था, कौन सा राजा? राजा विक्रमादित्य, है ना। विक्रमादित्य से युद्ध करके पाली इलाके को जीत जेता है। कौन जीतता है? कलचुरी। और जीतने के बाद कोरबा क्षेत्र में एक जगह है तुम्मान नाम का क्षेत्र था, पाली तुम्मान, है ना। यहाँ पर कलचुरी आकर के अपनी क्या बनाते हैं? राजधानी बनाते हैं। कलचुरी कहाँ से थे? बाहर के थे। भारत में सबसे ज्यादा समय तक राजपाट संभालने वाला जो वंश है वो कलचुरी है। भारत में बहुत समय तक इन्होंने क्या किया? अपना राजपाट संभाला है। 400-500 ईस्वी से लेकर के ये 11वीं-12वीं तक का शासन इनका चलता है। 11वीं 12वीं बोल रहा हूँ, 17वीं शताब्दी तक, अंग्रेजों के जमाने तक का इन्होंने शासन किया। तो
बाण वंश में दो महत्वपूर्ण चीजें याद रखेंगे। बाण वंश का राजधानी क्या है? पाली। बाण वंश के संस्थापक कौन है? महामंडलेश्वर मल्लदेव। बाण वंश में जो सबसे प्रतापी शासक कौन थे? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य को कलचुरी ने हराया। तो कलचुरी शासक में कौन से कलचुरी शासक? तो कलचुरी शासक में आएगा शंकरगण सेकंड। इतने सारे राजाओं के नाम आपके दिमाग में अभी आ रहे हैं, शंकरगण सेकंड। और इसी शंकरगण सेकंड को हम लोग अलग नाम से जानते हैं, शंकरगण सेकंड ना बोल के इसको क्या कहा जाता था? शंकरगण मुग्धतुंग। ये आकर के क्या किया है? शासन किया। ठीक है, बाण वंश भी समाप्त हो जाता है। दो तीन महत्वपूर्ण जानकारी इसमें है। उसके बाद जब बाण वंश समाप्त हो गया तो हमारे यहाँ कौन प्रवेश कर चुके हैं भारत छत्तीसगढ़ में? कलचुरी। कलचुरी का अपना खुद का बहुत लंबा चौड़ा छत्तीसगढ़ में इतिहास रहा है। यही कलचुरी के जो वंशज हैं, कलचुरी एक वंश का नाम है, कलचुरी के जो राजा थे वही रतन देव है, वही रतनपुर में महामाया मंदिर का निर्माण कराया है, वही वंश के हैं। तो ध्यान रहेगा, कलचुरी का पूरा लंबा चौड़ा इतिहास अभी सामने आएगा। इसी समय अब देखिए हमारे यहाँ पे एक और वंश थे, कलचुरी अब आ गए थे, लेकिन उससे पहले बीच में एक दो वंश और थे जिसका उल्लेख मिलता है आपको कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के इतिहास के महत्वपूर्ण जानकारी में। सोमवंश। वैसे तो देखा जाता है तो सोमवंश का जो विभाजन है वो एक तो उड़ीसा के राजा लोग अपना क्या लिखते थे? सोमवंश लिखते थे, जिसका प्रभाव हमारे यहाँ पर कहाँ पर पड़ा? बस्तर पर। सोमवंश का जो दूसरा जो शाखा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पांडुवंश। और पांडुवंश का कनेक्शन किससे था? सिरपुर से था, है ना। मूलतः ये देखा गया था कि वो सोमवंश के ही वंशज थे जो दो शाखाओं में बढ़ गए थे। अभी जो हम लोग बात करेंगे ये वाला सोमवंश जो है, सोमवंश का सोमवंश, ये कहाँ का क्षेत्र था? बस्तर का क्षेत्र, खास करके कांकेर के आसपास का क्षेत्र था। क्योंकि इसमें दो तीन प्रश्न अभी लगातार बन रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा। सोमवंश का जो शासक था, क्या नाम से पहला शासक? शिवगुप्त। यहाँ एक विशेषता यह है कि जितने राजा हैं और उनके जो पुत्र हुए उन्होंने शिवगुप्त, महाशिवगुप्त, महाभवगुप्त ऐसे कर करके सब में शिवगुप्त शब्द मिलेगा, प्रथम द्वितीय ऐसे। तो पहला शासन तो क्या हो गया? शिवगुप्त। पांडुवंश के जो पतन के बाद 10वीं शताब्दी के आसपास दक्षिण कौशल में अपना राज्य स्थापित किया। यहाँ पर इनका चल ही रहा था। उसके बाद ये जैसे हटते हैं तो इन लोग क्या करते हैं? इस क्षेत्र में आने का प्रयास करते हैं। शाखा तो पहले से बट गया था। कुछ इतिहासकार इस वंश को पांडु वंश की एक शाखा के रूप में भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? दो शाखा में बट गया था, लेकिन कभी कभी इस सोम वंश को किसकी शाखा के रूप में मानते हैं? पांडु वंश की शाखा में मानते हैं। एक महान व्यक्ति हैं जिसको आप लोगों को लिखना है, जन्मजय महाभवगुप्त फर्स्ट। जब ये राजा बना तो यही राजा जो है क्या किया? इस सोम वंश को प्रचार प्रसार किया आगे क्षेत्र में, और युद्ध वगैरह के माध्यम से क्षेत्रों को जीतना शुरू किया। और युद्ध इतना ज्यादा ये जीतने के लिए सेना तैयार कर ली चुकी थी कि इन्होंने उड़ीसा को भी जीत लिया था। उड़ीसा का कुछ क्षेत्र जिसको हम लोग बोलते हैं कोरापुट का हिस्सा, उड़ीसा को भी जीत लिया था। उसके साथ साथ इन्होंने एक उपाधि धारण की थी। अभी तो क्या नाम लिखे हो? जन्मजय महाभवगुप्त फर्स्ट, है ना। तो इन्होंने जब उड़ीसा को विजय किया तो खुद ने एक उपाधि धारण किया। ये प्रश्न व्यापम भी पूछा है, कई बार पीएससी भी पूछ चुका है कि सोमवंश के किस राजा ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? त्रिकलिंगाधिपति। तो त्रिकलिंगाधिपति का मतलब क्या होता है? त्रिकलिंगाधिपति में तीन क्षेत्र आते हैं। एक तो आता है दक्षिण कौशल,
इस क्षेत्र में शासन करने वाले, उत्कल क्षेत्र को शासन करने वाले और कलिंग क्षेत्र को शासन करने वाले। अगर तीनों क्षेत्र में आपका क्या है, वर्चस्व है, तो आप त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण कर सकते हैं। कुछ राजा हुए जो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण किए। कौन कौन से आते हैं त्रिकलिंग में? त्रि मतलब तीन, दक्षिण, कौशल, उत्कर और कलिंग। कुछ राजा और हुए, जैसे सोमवंशी शासक में इंद्ररथ, भोज, परमार और चोल के साथ इनका संघर्ष हुआ था। अब ये बात फिर से वही है कि भारत के इतिहास में देखें, कलचुरी आ चुके हैं छत्तीसगढ़ में। भोज, भोज नाम सुने होंगे, भोज, राजा भोज सुने हैं? कहाँ राजा भोज सुने हैं? तो राजा भोज के नाम से क्या किया जाता है, उपाधि दी जाती है। बहुत क्या थे, दयालु राजा थे। राजा भोज परमार वंश के थे, है ना। तो जब ये सोमवंश का जो शासक इंद्ररथ था, उस समय चोल राज्य थे, परमार थे, भोज, कलचुरी हमारे यहाँ पे शासन कर रहे थे। तो एक संयुक्त टीम बनाई गई, नीचे से दक्षिण से चोल के द्वारा और मध्य प्रदेश के हिस्से से भोज के द्वारा। और इस सोमवंश के किसको, इंद्ररथ को उस समय दोनों ने मिलकर के, किसको, इधर से आया राजा भोज और दक्षिण से चोल, और इंद्ररथ को क्या कर दिया, युद्ध में मार गिराया। यही ऐसा समय था जब सोमवंश का लगभग लगभग पतन होने लग गया था। बहुत सारे से सोमवंशी राजा हुए जिन्होंने अपने आप को क्या माना, त्रिकलिंगाधिपति माना। प्रश्न ये भी आया था कि किस वंश के राजाओं ने अपने आप को त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि अपने आप को देते थे। तो इतना तो हो गया, सोमवंश वाले देते थे। और इसके बाद राजा पूछ दिया, तब थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको कौन कौन से राजा ने दिया था। फाइनली क्या हुआ, उड़ीसा के शासक एक और थे, अनंत वर्मन चोडगंग। इन्होंने क्या किया, लास्ट में कलचुरियों के साथ मिलकर के, उनके साथ मिलकर के सोमवंश को क्या कर दिया, लगभग लगभग समाप्त ही कर दिया। तो छोटे क्षेत्र में शासन हुआ, छोटे क्षेत्र में शासन करने के बाद सोमवंश ने सरेंडर कर दिया। अब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण राजवंश जो आपको इस स्थापत्य के रूप में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, वो है नागवंश। कौन कौन से वंश अभी देख रहे हैं, दो वंश हो गया। एक कौन सा देखे हो, बाण वंश, और अभी सोमवंश। ये अलग वंश है जिसका नाम क्या है, नागवंश। हमारे यहाँ पे नागवंश को लेकर के भ्रांति है। दो प्रकार के नागवंश छत्तीसगढ़ में शासन किया अलग अलग समय में। एक तो कवर्धा क्षेत्र में कौन सा नागवंश, फणी नाग, और बस्तर क्षेत्र में छिंदक नागवंश। फणी और छिंदक, अब इन कौन से देवता को मानने वाले रहे होंगे, शैव धर्म को मान सकते हैं, और कुछ राजा अपने हिसाब से दूसरे धर्म को भी मान सकते थे। नाग को क्या मानते हैं लोग, अपना इष्ट देव, है ना। और उसमें भी नाग को अलग अलग, एक छिंदक नागवंश, छिंदक किसको कहते हैं, कौन सा नाग, एक फनी वाला हो गया, फन वाला, और छिंदक वाला कैसे हो गया, बाल कृष्ण जो एक बार किसी सर्प के ऊपर चढ़कर नृत्य किए थे, वो कौन सा है, कौन सा सर्प था, कालिया नाग, ठीक है, लेकिन कौन से प्रजाति का था, हाँ, फणी नहीं है वो छिंदक है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे थे ना, और जो सिंगल हो, हाँ, बस्तर के बहुत सारे जगह पर एक नागफनी नाम का गांव ही है, ठीक है। हाँ, नाग की मूर्ति स्थापित है, पहले मिलता रहा होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं
एक एक नागवंश के बारे में। बस्तर के छिंदक नागवंश, क्या लिखा हुआ है बस्तर के छिंदक नागवंश में? बस्तर का इतिहास यहाँ से शुरू होता है। स्पेशली बस्तर का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो छिंदक नागवंश को बिल्कुल पढ़कर ही जाना है। कभी भी आप लोगों का एग्जाम होता है तो अ, आज के समय में तो बस्तर का इतिहास और बस्तर की संस्कृति और बस्तर का जो पर्यटन है अलग चैप्टर ही बन गया है। जब तक छत्तीसगढ़ में उसको नहीं पढ़ेंगे काम नहीं बनने वाला है। तो उस समय बस्तर को बस्तर नहीं बोला जाता था, बस्तर को क्या बोला जाता था? बस्तर का पुराना नाम चक्रकोट या फिर भ्रमरकोट था, जो किसके समय में था? छिंदक नागवंश के समय में। ये क्या 400 साल तक छिंदक नागवंशों ने शासन किया। इतिहास ये कहता है कि जब ये स्थानीय राजवंश के रूप में उद्भव हुआ था तो उस समय एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है? भोगवतीपुरी। यहां पर इन्होंने शासन स्थापित किया और 1313 तक क्या किया? शासन किया। इस सन इसलिए याद रखेंगे क्योंकि इसके बाद का बस्तर का इतिहास और कुछ कहेगा। सबसे पहले एक थे जो इस वंश को शुरुआत करते हैं, नृप्रतिभूषण। छिंदक नागवंश के संस्थापक कौन है? ये पहला प्रश्न बनता है। तो छिंदक नागवंश के संस्थापक किसको मानेंगे हम लोग? नृप्रतिभूषण। उसके बाद बहुत सारे इतिहास में घटनाक्रम चला, नृप्रतिभूषण के संतान हुए। उसके बाद यहाँ पर जो प्रभाव था, तेलुगु भाषा का प्रभाव यहाँ पे मिलता है। बहुत सारे ऐसे आप लोगों को प्रमाण मिलेंगे जो तेलुगु भाषा में आपको देखने को मिलेगा। अभिलेख मिले हैं जो तेलुगु भाषा में थे, क्योंकि दक्षिण बस्तर का जो प्रभाव है तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से बहुत लगा हुआ है। तो वहाँ का जो लिपि थी, आज भी बस्तर के जो क्षेत्र में जो गोंडी भाषा बोली जाती है, उस गोंडी भाषा की जो लिपि कैसी है? तेलुगु के समान है ना? तेलुगु और तमिल समझते हैं ना, अलग अलग है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग लैंग्वेज। तो जो जानकारियां मिलती है उसमें यह कहा गया है कि नृप्रतिभूषण क्या हुआ था? छिंदक नागवंश को स्थापित किए थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण राजा जो पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है? सोमेश्वर देव। ठीक है, पहला राजा याद रखना है, सोमेश्वर देव याद रखना है, और अंतिम राजा याद करना है। कि इतने सारे राजा महाराजाओं को प्रश्न पूछा तो ठीक, आया तो ठीक, धीरे धीरे याद होगा। घटनाक्रम क्या है बस्तर के इस क्षेत्र का, देखेंगे। छिंदक नागवंशों में सबसे फेमस कौन था? सोमेश्वर देव था। जब सोमेश्वर देव राजा बनता है तो छत्तीसगढ़ में समय जो था वो कैसा है? छत्तीसगढ़ का जो समय है, यहाँ पे गड़बड़ छत्तीस, उस समय हमारे क्षेत्र में किसका शासन शुरू हो गया था? कलचुरियों का। कलचुरी में बहुत सारे प्रतापी राजा थे। ये हो गया, कौन सा वंश हो गया? छिंदक नाग। नीचे बनाता हूं तो समझ जाता ना, बस्तर क्षेत्र है और यहाँ पर थी रतनपुर, बिलासपुर, रतनपुर का क्षेत्र, जहां पर कौन थे? कलचुरी थे। छिंदक नागवंश की जो सोमेश्वर देव है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली राजा था और इन्होंने ये उड़ीसा का कुछ क्षेत्र को पूरा जीत लिया था। उसके साथ साथ इधर के क्षेत्र को जीत लिया था और बस्तर क्षेत्र से लेकर के साउथ के कुछ क्षेत्र में भी ये कब्जा करने का प्रयास किया था। उसके बाद उसने उडू, वेंगी, लेमजा, लांजी, वध, भद्र तथा रतनपुर के शासकों को पराजित किया था। रतनपुर मतलब कलचुरी के एक राजा को हरा दिया था। जब कलचुरी के राजा को हराया तो कलचुरी के एक राजा थे जिसका नाम था जाजल्य देव। छिंदक नागवंशी राजा कौन है? सोमेश्वर देव अपना पावर बढ़ा रहा था, लेकिन कलचुरी का पावर पूरा मध्य प्रदेश के इधर ऑलरेडी था ही। यहाँ पर तो यहाँ जो त्रिपुरी जो मैं बोला था, त्रिपुरी से राजा यहाँ पे आते थे और शासन करते थे। यहाँ पर एक राजा ने देखा जिसका नाम जाजल्य देव था, तो छिंदक नागवंश के सोमेश्वर देव को क्या किया? आक्रमण किया और सोमेश्वर देव को
पकड़ लिया। ठीक है, किसने पकड़ लिया? जाजल्य देव ने छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव, इतना पावरफुल जो सब जगह को जीत लिया है, उसको कलचुरी के राजा जाजल्य देव ने क्या किया? युद्ध में आक्रमण किया और उसको अपहरण किया और पूरे परिवार के साथ कहां लेकर आ गए? रतनपुर क्षेत्र। उनको मारा नहीं गया, लेकिन यहां पर एक आता है कि जो सोमेश्वर देव की जो माता है, ठीक है, उसकी माता का नाम था गुंड महादेवी। माता का क्या नाम है? इन्होंने क्या किया? जाजल्य देव से अनुरोध किया कि मेरे पुत्र को क्या कर दो, छोड़ दो, जाने दो। तो इनकी माता के अनुरोध के कारण से ही, गुंड महादेवी के अनुरोध के कारण से ही सोमेश्वर देव को क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है और अधीन बना लिया जाता है। तो ये दोनों घटनाक्रम याद रखेंगे कि सोमेश्वर देव को किसने हराया था? कलचुरी राजा जाजल्य देव, जबकि सोमेश्वर देव पहले बहुत सारे शासकों को हरा लिया था। ठीक, कुछ राजा हुए, राजधानी याद रहेगा भोगवतीपुरम, जो स्पेशली भोगवतीपुरम को बारसूर क्षेत्र का इलाका कहा जाता है ना? बारसूर क्षेत्र था मुख्य रूप से। राजधानी है बारसूर, चक्रकोट, अमरकर, मुख्य रूप से राजधानी भोगवतीपुर। संस्थापक कौन हो गए? नृपति भूषण। मधुरांतक देव एक ऐसे राजा हुए जब शासन व्यवस्था अपनाई गई थी, तो उस समय इन्होंने एक प्रथा प्रचलित किया था। क्या प्रथा? नर बलि। नर बलि किसको बोलते हैं? अगर आपकी मनोकामना पूरी करनी है या मनोकामना पूरी हो गई है, तो आज के समय भी बलि प्रथा का प्रचलन है। तो उस समय पर लोगों को ही क्या कर दिया जाता था? बलि चढ़ा दिया जाता था। तो नर बलि मतलब इंसान को ही क्या करो? बलि दे दो, जिससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। आज ये सब नर बलि, बहुत दिनों तक नर बलि का प्रचलन रहा। और नर बलि का एक प्रमाण बस्तर क्षेत्र में ये भी है कि यही नर बलि के कारण से बस्तर में एक मंदिर है। कौन सी मंदिर? दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर। दंतेवाड़ा का कौन से मंदिर? गए भी होंगे यहाँ पे। दंतेश्वरी मंदिर में ये प्रमाण था कि यहाँ पर, यहाँ के जो पुजारी हैं, उनके माध्यम से स्थानीय परंपरा के अनुसार में इस मंदिर में ही, जस्ट मंदिर में ही क्या होता था? लोगों की बलि दी जाती थी, इंसान को ही मारा जाता था। इसके विरोध में इस मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर नर बलि नहीं दिया जाना चाहिए। इसके कारण से अंग्रेजों ने क्या किया था? इस पर विरोध किया, इंसानों को नहीं देना चाहिए बलि। तो यहाँ पर एक विद्रोह हुआ था, बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, जिसका नाम है मेरिया विद्रोह। यह भी छत्तीसगढ़ के जनजाति विद्रोह में होगा। मेरिया विद्रोह का, मेरिया का मतलब ही होता है उस क्षेत्र में क्या करना? नरबली को लेकर के। तो यहाँ के जो जनजातीय आदिवासी ये कहते थे कि जो नरबली प्रथा है वो कई 100 साल से हमारे पूर्वज राजा महाराजा देते आ रहे हैं, और आप लोग अंग्रेज अभी आकर ये बोलते हो कि इंसानों को मत मारो, है ना? इंसानों को मत मारो, हम ये होने नहीं देंगे। हम किसकी बलि देंगे? इंसानों की ही बलि देंगे। कौन बोलता था? जब आप लोग कोई विद्रोह समझते हो तो हम लोगों को ऐसे लगेगा ये विद्रोह में कि जो वहां के लोग हैं वो इंसानों को मत मारो ऐसा विद्रोह कर रहे होंगे, ऐसा आभास होता है। लेकिन जस्ट उल्टा है। वहां के लोग बोलते थे कि इंसान को मारेंगे ही, नर बलि देंगे ही। लेकिन अंग्रेज क्या बोलते थे? हम नर बलि नहीं दे सकते। तो बहुत विद्रोह चला था। बाद में विद्रोह शांत हुआ और इस मंदिर में नर बलि प्रथा को क्या किया गया? समाप्त किया गया। इसके बदले किसी अन्य जानवर की बलि प्रतीकात्मक रूप से दी जाती है ना? बकरे की बलि आज भी प्रचलन में है। तो ये याद रहेगा कौन सा है? मधुरांतक देव ने नर बलि प्रथा को
बढ़ावा दिया था। सोमेश्वर देव के बारे में हो गया बेसिक जानकारी। जाज्जल्य देव ने क्या किया, यहाँ है, हराया था। कुछ ऐसे राजा हुए जो आसपास के क्षेत्र में थोड़ा बहुत काम करते गए। जैसे कौन कौन से शासक, किसके बारे में, कन्हर देव हुए, जय सिंह हुए, नरसिंह देव हुए। ये नाम आप लोगों को ध्यान में नहीं रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अंतिम राजा हरिश्चंद्र देव को नाम याद रखना पड़ेगा। लास्ट जो राजा है हरिश्चंद्र देव। हरिश्चंद्र देव का इतिहास ये है, जब शासन व्यवस्था संभाल रहे थे ये, तो उसी समय पर हमारे यहाँ पर फिर कहानी है लंबी चौड़ी कि उस समय पर हमारे बस्तर क्षेत्र में, बस्तर में किसका शासन चल रहा है, छिंदक नागवंश का। यहां से साउथ से, आंध्र प्रदेश से राजा महाराजाओं का दल भाग कर हमारे यहाँ प्रवेश किया था। वहां पे युद्ध हो गया था आंध्रा में, वहां से प्रवेश किया गया और एक वंश था काकतीय वंश, जो आता है और हरिश्चंद्र देव को हरा देता है और अपना राजपाट स्थापित करता है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध राजा थे, सबसे पहले राजा अन्नम देव। इन्होंने क्या किया, हरिश्चंद्र देव को हराया और काकतीय वंश की स्थापना की। जो मैंने अभी छिंदक नागवंश के बारे में बताया, वो बारसूर क्षेत्र में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया है। बहुत सारे मंदिर का मतलब है कि वहां पे हमारे यहाँ विश्व की सबसे बड़ी एक खड़ी पत्थर की मूर्ति, गणेश प्रतिमा, बारसूर का गणेश मंदिर देखे भी होंगे। वो जो मंदिर है किस वंश ने बनाया है, छिंदक नागवंश ने बनाया। एक मामा भांचा मंदिर है बगल में, उसको किसने बनाया है, छिंदक नागवंश ने बनाया है। जितने मंदिर वहां मिलते हैं उस समय के, आप लोगों ने ढोलकल सुना होगा, ढोलकल बहुत ऊंची प्रतिमा स्थापित है, बहुत दूर जाना पड़ता है। उस मंदिर में मूर्ति का निर्माण भी छिंदक नागवंशों ने किया था, ठीक है। लेकिन दंतेश्वरी मंदिर को दंतेवाड़ा में स्थापित किसने किया है, अन्नम देव। ये बात की बात है ना। तो छिंदक नागवंशों ने बहुत सारे काम किए। उसकी जानकारी कैसे मिलती है, जिसमें से ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, सोमेश्वर देव का जानकारी जो है कहां से प्राप्त होती है। तो सोमेश्वर देव की जानकारी प्रथम की पुरुषपाल अभिलेख। आप लोग अगर चित्रकूट वाटरफॉल देखने जब गए होंगे तो एक रास्ता है, वहां से कुरुसपाल नाम का गांव है, जस्ट 5 किलोमीटर बगल में। वहां पर थोड़ी सी बगल में ही एक नारायण मंदिर है ना। वहीं पर कुरुसपाल नाम का गांव है, वहां पे एक रिकॉर्ड अभिलेख मिला है। उसमें कहा गया है कि सोमेश्वर देव नाम के प्रतापी राजा थे, उन्होंने अपने इतिहास में बहुत सारे क्या किए हैं, कार्य किए हैं। इसी कारण से ये कुरुसपाल अभिलेख ध्यान रखेंगे। एर्राकोट अभिलेख, एर्राकोट अभिलेख कौन सी भाषा में है, तेलुगु भाषा में। इसके बारे में जानकारी मिलती है। टेमरी सती अभिलेख, ये कहाँ मिला है, हरिश्चंद्र देव जो अंतिम शासक हुए, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए बहुत सारे ऐसे मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ, छिंदक नागवंशियों के काल में हुआ है। बारसूर का क्षेत्र है, इसमें शिव मंदिर, मामा भाचा मंदिर, बत्तीसा मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर और अनेक तालाब का निर्माण, बहुत बड़े तालाब का निर्माण भी बारसूर में हुआ है। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये किस धर्म को लेकर से जुड़े हुए थे, शैव धर्म को लेकर के जुड़े हुए थे, क्योंकि गणेश जो प्रतिमा है वो शैव से ही संबंधित है, उनके पुत्र के कारण से। उसके बाद शिव मंदिर मिले हुए हैं। बत्तीसा मंदिर सुने होंगे, वहां पे एक बत्तीसा मंदिर है, 32 खंभों से टिका हुआ। वहां पे भी आप लोगों को अलग अलग जगह पर शिवलिंग ही मिलेंगे, ठीक है, नंदी और शिवलिंग। तो ये ध्यान रहेगा, क्या ध्यान रहेगा, छिंदक नागवंश। अब आया कौन सा, देखिए छिंदक नागवंश के बारे में अभी रोक के रखा हूं ना। छिंदक के बाद कौन सा आएगा बस्तर में, काकतीय वंश आएगा, ठीक है। और दो जगह पे दो, बाण वंश के बाद कौन आएगा, कलचुरी। कलचुरी को भी पढ़ना है, काकतीय को भी पढ़ना है। एक जो है कवर्धा,
कवर्धा में कौन सा वंश चला? नागवंशी की ही एक शाखा थी जिसका नाम था फणी नागवंश। 900 से लेकर 1501 समय था जो कवर्धा के क्षेत्र में इनके राजाओं ने बहुत अच्छे से राजपाट संभाला। इसके बारे में ये माना जाता है कि युद्धों में ज्यादा इनका आसपास क्षेत्र में युद्ध बहुत कम होते थे, तो जो सैन्य स्थिति थी ये कमजोर थी फणी नागवंशों की। इस कारण से कुछ ऐसे राजा हुए जो इनकी कमजोरी को पा करके एक बार अटैक किया और खत्म, फणी नागवंश खत्म, ऐसा था। और इनको भी हराने का श्रेय किसको जाता है? कलचुरी को जाता है। नागवंश की जो बात है फणी नागवंश की, तो सबसे पहले ये काम है कि इसकी जो स्थापना किया गया था, क्योंकि स्थानीय राजवंश है तो संस्थापक मानना पड़ेगा। कौन होगा ये? संस्थापक होगा अहिराज। आप लोगों को पता है सांप की प्रजाति का नाम भी है? नहीं पता क्या? अहिराज नाम से सांप भी मिलता है। प्रजाति है ना सांप की, बहुत लंबा होता है अहिराज। ठीक है, चलो सांपों की प्रजाति नहीं बताता मैं। भोरम देव मंदिर पे आते हैं। आप लोग आपका दिमाग बस्तर से निकाल करके कहाँ लाना है? कवर्धा। जहां जहां घूमने गए हो, देखिए अभी बताना कि इतिहास का कनेक्शन आज का स्थापत्य जो आप मौजूद है वहां से जुड़ा हुआ है। मंदिर घूम के आ गए, पर्यटन क्षेत्र घूम के आ गए, कौन बनाया कैसे बनाया कुछ नहीं पता है। भोरम देव का जो मंदिर है, अभी बताया ना कि नागवंश किस धर्म को मानेंगे? ऑलरेडी जो भगवान जिसके गले में जो विराजमान है उसी धर्म को मानना। ठीक है, तो भोरम देव मंदिर किस भगवान का मूर्ति वहां स्थापित है? अगर पूछे, कुछ नहीं पता है आपको, पूछा बस गेस करना है, और ये बोल दिया गया था कि ये जो वंश है नागफणी नागवंश वो शैव धर्म को मानते हैं। तो लॉजिक क्या लगना चाहिए? भोरम देव में किसकी मूर्ति होगी? मूर्ति नहीं है मतलब पत्थर के रूप में विराजमान शिव की। तो उसकी स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? गोपाल देव। इसको स्पेशली कॉपी में लिख के रखेंगे। भोरम देव जो मंदिर है कौन बनाया था? गोपाल देव नाम के जो क्या थे राजा हुए, उसके कार्यकाल में भोरम देव का मंदिर का निर्माण हुआ था। और ये जो मंदिर है उस समय का जो नागर शैली होता था, 3-4 प्रकार की शैलियां होती है, बेसर शैली, नागर शैली। उसमें नागर शैली का मतलब है कि इस प्रकार से मंदिर को बनाना। ठीक है, अंदर में बहुत बड़ा क्या होगा? गर्भगृह होगा। फिर नीचे भगवान की मूर्ति हमेशा गर्भगृह में ही मिलेगी, नीचे मिलेगी। वो कौन सी शैली कहलाती है? नागर शैली। घुसे हैं कि इसके अंदर है? गड्ढे में है ना? और थोड़ा सा जैसे आए तो बरामदा जैसा मिलता है आपको। तो वो जो स्टाइल जो है वो कौन सा स्टाइल कहलाएगा? नागर शैली। इनका जो बनावट वो हमारे भारत में खजुराहो का जो मंदिर है ना, उसके जैसे मिलता है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण कौन से वंश ने कराया था? ये खजुराहो कहाँ है भाई? खजुराहो है एमपी में। खजुराहो कहाँ है? एमपी में। और वो खजुराहो का जो मंदिर है वो चंदेल वंश ने बनाया था। कौन से वंश? चंदेल वंश। सेम वैसे ही स्ट्रक्चर, वैसे ही संरचना के रूप में हमारे गोपाल देव जी ने क्या किया? भोरम देव मंदिर की स्थापना किया। ये जो लाइन जो मैं लिखा हूँ सीजीपीएससी प्री में अभी पूछा गया था कि खजुराहो के मंदिर के किस वंश ने बनाया था। कि एक लाइन में बस पूछा गया था। कौन से वंश था? चंदेल वंश। भोरम देव का मंदिर कौन से वंश ने बनाया है? फणी नागवंश, राजा गोपाल देव। वहीं पे थोड़ा सा बगल में जाएं तो एक और मंदिर है जिसका नाम है मड़वा महल। इसके बगल में और एक मंदिर है छेरकी महल। मड़वा महल को क्या कहा जाता है? दुल्हा देव मंदिर का भी कहा जाता है। इसकी स्थापना किसने कराई थी? रामचंद्र देव ने कराई थी। छेरकी महल को भी रामचंद्र देव ने बनाया था। यहाँ पर जाने से बकरी के गंध के जैसे बदबू आता है ऐसा माना जाता है। आता है? सूंघे तो नहीं है। ठीक, बेसिक जानकारी थी ये।
सन भी पूछा जाए तो ध्यान रखें 1089, नागरशिले में ब्रह्मदेव मंदिर की स्थापना की गई थी। जब ये शासन कर रहे थे, कौन सा वंश? फणी नाग वंश। तो उसी समय में, फणी नाग वंश के समय में कलचुरी जो हैं पूरे छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे थे। तो कलचुरी अपने समय में दो भागों में बंट गया था, एक रतनपुर के और एक रायपुर। रायपुर के एक राजा थे मोनिंग देव। कौन से राजा? मोनिंग देव। इन्होंने क्या किया था, इस क्षेत्र को डिस्ट्रॉय किया था, पूरा तहस नहस करके समाप्त। राजा महाराजाओं ने उसके अधीनता स्वीकार ली और ये किसमें शिफ्ट हो गया? कलचुरी में। उस समय राजपाट इसी के हिस्से में चला गया था। तो कभी ध्यान रखें, फणी नागवंश को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? कलचुरी को जाता है। और ऐसा नहीं है, समाप्त करने का मतलब धीरे धीरे खत्म हुआ ये, क्योंकि यहाँ के जो शासक थे उन्होंने फणी नागवंश के यहाँ के दोनों के बीच, है ना, वैवाहिक संबंध भी थे। इनका पुत्र इनकी पुत्री के साथ विवाह किया, इनका पुत्र इनकी पुत्री के साथ विवाह किया, ऐसा भी चला है। तो अच्छा खासा संबंध था, लेकिन धीरे से ये समाप्त होता गया। मोनिम देव अंतिम शासक हुए। मैं मोनिम देव अभी नाम ले रहा था, वो कहाँ के हैं? मोनिंग देव है ना, मोहिम हो गया है। मोनिंग देव अंतिम राजा हुए, कहाँ के? कवर्धा के। इसको हराने का श्रेय किसको जाता है? रामचंद्र देव, जो रायपुर के क्या हैं? मैं मोनिंग देव अभी रायपुर के शासक बोल दिया था क्या? रायपुर शासक रामचंद्र देव ने किसको हराया था? मोनिंग देव। तब क्या हुआ था? फणी नागवंश समाप्त हुआ। अब फिर से हम लोग किस पे आ जाएंगे? अब ये लास्ट है ना स्थानीय, काकती बस है बचा है। फिर जो लोकल जो राजा हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। बस्तर का जो इतिहास है अपने आप में बहुत लंबा है ना, और पूरा का पूरा काकती वंश पर डिपेंड है। तो लिखेंगे काकती वंश। काकती वंश को कैसे समझेंगे? उसके लिए पूरे भारत की स्थिति को समझिए। पूरे भारत में जब कौन आ गए थे? दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे शासकों ने शासन किया दिल्ली में। यहां से शुरुआत होती है। काकती वंश का कनेक्शन कैसे जुड़ेगा समझिएगा। दिल्ली में क्या है? दिल्ली सल्तनत, अर्थात कहना चाहिए मुगलों के पहले फारसी जो लोग आए थे भारत में, यहाँ से दिल्ली में कब्जा कर लिए थे, और यहाँ से धीरे धीरे पूरे भारत के राजाओं को हराने का ये काम चल रहा था। ठीक है। उसी संदर्भ में यहाँ पर एक वारंगल में चालुक्य वंश थे। कहाँ पर? वारंगल। वारंगल कहाँ है? आंध्र में। आंध्र में तो उस समय तुगलक वंश, मोहम्मद बिन तुगलक सुने हैं? तुगलक वंशों ने आक्रमण कर दिया। तो वारंगल के जो राजा थे, अपना पूरा राजपाट, सेना, हाथी घोड़ा के साथ वहां से भागना पड़ा। अब भागते 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 वारंगल में, वंश का नाम क्या है? चालुक्य। ध्यान रखेंगे, चालुक्य नाम के राजा थे। यहाँ भागते भागते, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो बस्तर क्षेत्र है आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है, तो वहां से बीजापुर के रास्ते से होते हुए कुछ समय तक इस क्षेत्र पे आकर छुप गए। कौन छुप गए? चालुक्य के कुछ राजा छुप गए। अब उन्होंने क्या किया? हमारे राज्य में क्या कर लिया? प्रवेश कर लिया।
यहाँ पर कुछ समय तक, क्योंकि ये शक्तिशाली थे, लेकिन दिल्ली के यहाँ के वंशों से ये टिक नहीं पाए, तो भाग करके यहाँ आ गए थे। इतिहासकार ये कहता है कि आकर के रुक गए थे और वापस वो जाने की स्थिति में नहीं थे। तो इनका एक विचार था कि इसी क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक राजा को पूरे भारत के हर क्षेत्र के राजा महाराजाओं के बारे में जानकारी थी कि कौन कितना शक्तिशाली है, लेकिन इनका क्षेत्र आंध्र प्रदेश तक ही सीमित था। तो यहाँ का जो एक राजा हुआ अन्नम देव, वो यहाँ पर पहुंचता है और यहाँ पे देखता है कि एक व्यक्ति है हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र देव नाम पढ़े ना, वो शासन क्या कर रहा है, संभाला हुआ है। तो हरिश्चंद्र देव से क्या करता है, अपने सेना को लेकर आया हुआ था, पूरे सैनिकों के साथ ही आया हुआ था, वहां से पूरा बहुत सारे सोना चांदी लेकर भी आए हुए थे। तो किसको हरा देता है, हरिश्चंद्र देव को। कब हरा देता है, 1313 में। जैसा ही ये हरिश्चंद्र देव पराजित होता है, अन्नम देव जब राजा बनता है, तो यहाँ की जो पहले से जनजातीय आदिवासी बस्तर में छिंदक नागवंश को अपना कई सौ साल से क्या मान रहे हैं, अपना देवता मान के बैठे हुए हैं। तो वैसा ही व्यवहार इन लोग आने के बाद यहाँ करते हैं। कई राजा ऐसे हुए जब युद्ध के बाद बाकी लोगों को डरा धमका कर रखते थे, ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं हुआ। यहीं से शुरुआत होती है बस्तर में काकती वंश। तो सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार, राजपाट संभाला, लोगों को जो चाहिए वो देने का प्रयास किया। विजय थलापति बन चुके थे वो, ठीक है, समझ गए। अभी हो रहा है ना, कुछ साल बाद पता चलेगा, 1 साल में ही पता चल जाएगा। तो ये यहाँ पर आने के बाद सब चीज सिस्टमेटिक करने का प्रयास किया और सत्ता संभाला। यहाँ के लोगों ने भी उनको अपना देवता स्वीकार कर लिया। अब इनका काम क्या था, अन्नम देव का बहुत सारे काम किए। सबसे पहले अन्नम देव ने काम किया कि यहाँ आने के बाद अपनी राजधानी कहाँ था, भोगवतीपुरम बस्तर था, वहां से राजधानी लेकर आया और कहाँ बनाया, दंतेवाड़ा। इससे पहले एक जगह था मंधोता, मंधोता को राजधानी वो बनाया था। मंधोता के बाद कहाँ बनाया, दंतेवाड़ा। वहां पर एक मंदिर की स्थापना की। कौन से मंदिर, और ये मंदिर की स्थापना से पहले दंतेश्वरी मंदिर इससे पहले जगदलपुर में स्थापित था। आज भी जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर स्थापित है ना। इसकी भी कहानी है कि मंदिर, यहाँ देवी को कहानी के माध्यम से बोला जाता है कि देवी को कहाँ ले जाया जा रहा था, डोली में आंध्र प्रदेश ले जाया जा रहा था जगदलपुर से। तो क्या किया गया, जब बोला जाता है कि राजा महाराजाओं की डोली आगे जा रही थी और देवी माता क्या होते हैं पीछे पीछे जा रहे थे, तो उसी समय क्या आया, नदी आया। और उसमें ये कहा गया था कि हम जहां पर भी आप ले जाते जा रहे हो, जहां पर भी मैं रुक गई तो वहां पर मेरी मूर्ति स्थापित की जाएगी। कहानी बहुत लंबी है, शॉर्टकट में बताता हूँ। तो जो राजा महाराजा थे क्या कर रहे थे, उनको ले जा रहे थे। ले जाने के बाद एक नदी पड़ता है, नदी पर, और ये कहा गया था कि आपको पलट के पीछे नहीं देखना है। उसी समय यहाँ पर एक नदी है, डंकनी और शंखनी नदी। उस नदी पर जैसे ही राजा की टोली आगे बढ़ जाती है, उसके बाद देवी वहां पे चलना शुरू करते हैं। तो जो पायल की आवाज है वो पानी के कारण से बजना बंद हो जाता है। तो इनके कहे अनुसार जहां पर भी अब बंद हो गया, तो देवी पीछे आ रही है या नहीं आ रही है, तो सभी लोग क्या कर लेते हैं, पलट के देख देते हैं। ये बताया गया कहानी है ना, वहां पे दंतेश्वरी मंदिर पे आप जाएंगे तो यही कहानी सबको बताया जाता है। तो सभी लोग पलट के जब देखते हैं तो कहे अनुसार जहां पर भी आप पलट के देखेंगे वहां मैं स्थापित हो जाऊंगी। तो वहीं पर दंतेश्वरी माता का क्या हो जाता है, स्थापना मंदिर के रूप में किया जाता है। ये कहानी है। काकती वंश का जो राजा था अन्नम देव इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रतापी भी था, शक्तिशाली भी था, दयालु भी था और प्रशासन में बहुत अच्छा जानकार भी था। तो अन्नम देव के बारे में पहला राजा ये हो गया कि इन्होंने ही क्या किया था, अपने इस वंश को शुरुआत किया था। कौन सा वंश के नाम से, काकती वंश के नाम से शुरुआत किया। कौन से मंदिर बनाया, दंतेश्वरी मंदिर की स्थापना की। उसके बाद बहुत सारे राजा हुए, इसमें से एक प्रमुख राजा है जिसका नाम है पुरुषोत्तम देव नाम के राजा हुए। इसको भी लगातार एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि पुरुषोत्तम देव जब राजा बने तो राजधानी इसकी जगदलपुर थी, दंतेवाड़ा मंधोता नहीं थी। कहाँ हो गया था,
जगदलपुर। मंधोता के बाद जगदलपुर की राजधानी थी। ये जगदलपुर से उड़ीसा, पुरी जगन्नाथ, वहां पर क्या किए, यात्रा किए। माना जाता है कि उन्होंने अपनी यात्रा पैदल शुरुआत किया था। वहां पर पैदल जाने के बाद क्या किया, वहां का जो जगन्नाथ मंदिर के जो महाराजा हैं वो अपने साथ रथ के माध्यम से इनको भेजना शुरू किया था। जैसे ही ये यहाँ पर आते हैं, वहां से प्रभावित होकर के यहाँ पर एक दो प्रकार से यहाँ पे पर्व मनाया जाता है। एक तो गोंचा पर्व मनाया जाता है आषाढ़ के समय में। आप लोग आषाढ़ का जो सेकंड है, आषाढ़ द्वितीया, जिसको अरद दूज कहते हैं आप लोग, उसी समय बस्तर में कौन सा पर्व मनाया जाता है, जगदलपुर में गोंचा पर्व। ये शुरुआत किया इन्होंने ही, गोंचा पर्व पुरुषोत्तम देव ने। और वहां पर दशहरा के समय में अभी बहुत प्रसिद्ध बस्तर का क्या मनाया जाता है, बस्तर दशहरा। तो बस्तर दशहरा में जो रथ निकाली जाती है, उसी समय के रथ यात्रा प्रारंभ पुरुषोत्तम देव के द्वारा माना जाता है। बस्तर में बस्तर दशहरा की शुरुआत किसने की है, राजा पुरुषोत्तम देव ने। और यहाँ पर जो बस्तर दशहरा है, रावण से बिल्कुल कनेक्शन इसका नहीं है, वो अलग ही दशहरा वहां पे चलता है, देवी वाला वो दशहरा है। अब इन्होंने क्या किया, राजधानी को कहां से, मंधोता लिखा था ना यहाँ, मंधोता से कहा ला लिया, बस्तर। ठीक है। दो चार और राजा हुए जिसका आप लोगों को ध्यान रखना है, आगे छत्तीसगढ़ का जो आदिवासी विद्रोह होगा उसमें नाम आएगा। फिर महत्वपूर्ण राजा में दिक्पाल देव हुए, इन्होंने भी राजधानी चक्रकोट से कहां ले आया, बस्तर। बीच में लोगों ने अपनी राजधानी शिफ्ट करते गए थे। दलपत देव नाम के राजा हुए, दलपत देव ने अपनी राजधानी क्या कर लिया, प्रॉपर जगदलपुर ला लिया। अब जगदलपुर में राजधानी बनने के बाद जगदलपुर ही रही, और यहीं से बहुत सारे राजाओं ने शासन करना प्रारंभ किया। अभी ये मराठाओं का जो आक्रमण था, भोसलों का, उनको भी आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए इसको फास्ट बता रहा हूं क्योंकि सभी आंदोलन में सबका नाम फिर से आएगा, तो ये रिपीट होगा, है ना। दलपत सागर है जगदलपुर में, बहुत बड़ा तालाब है, आज के पर्यटन केंद्र बन चुका है। दलपत सागर किसने बनाया है, दलपत देव के नाम पे दलपत सागर। अजमेर सिंह आए, दलपत देव के पुत्र थे अजमेर सिंह। अजमेर सिंह के समय में इनका जो सौतेला भाई है दरिया देव, है ना, अजमेर सिंह और दरिया देव सौतेले भाई थे। इनको इनके द्वारा बस्तर में राज करने के लिए युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध का नाम क्या था, हलवा विद्रोह। इन लोग हलवा नहीं है, लेकिन विद्रोह किस नाम से हुआ था, हलवा विद्रोह। लड़ इन लोग रहे थे, मर गए हलवे लोग, तो ये विद्रोह ध्यान रखेंगे। इसी समय चालुक्य शासक का अंत हुआ था, और बीच में किसका शासन आ गया था, मराठा या अन्य लोगों का। भोपालपट्टनम की संधि इसी से के द्वारा हुई थी, दरिया देव जब शासन बना था। कोटपाड़ की संधि, ये सब नए नए शब्द आएंगे जो अभी जनजातीय आंदोलन एक एक करके जब पढ़ेंगे तो इस सब का नाम फिर से आएगा। अभी राजाओं को देख लीजिए, कौन से राजा कौन कौन से युद्ध किए थे। लगातार शासन बढ़ता गया। एक था भैरम देव नाम के राजा हुए। भैरम देव नाम के राजा जब हुए थे, इनके द्वारा, इनके जब शासन काल में ही सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ था। इनकी पत्नी तक ने इनके बारे में क्या किया था, विद्रोह किया था। उसके बाद आए रुद्र प्रताप देव। इन्होंने जगदलपुर को एक सिस्टमेटिक ढंग से पूरा सड़कों का निर्माण कराया, और चौराहों का सड़क के नाम पे जितने भी वहां पे रास्ते बने हुए हैं, सब सिस्टमेटिक रास्ते बने हुए हैं। जहां भी जाएंगे आप, ये चौराहा किसको बोलते हैं, चौराहा, चार जगह, हाँ, यहाँ भी रास्ता, यहाँ भी रास्ता, यहाँ भी रास्ता, तिराहा, तीन रास्ता, दो राहें, दो रास्ता। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि पूरे में जितने भी राजा बने, सब राजा लोगों ने शासन किया, लेकिन एक थी महारानी प्रफुल्ल कुमार देवी, जो एक ऐसी थी महिला शासिका जो बस्तर की प्रथम महिला शासिका कहलाती है। और रुद्र प्रताप देव के क्या थी, ये पुत्री थी। इनका विवाह क्या हुआ था, प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के साथ हुआ था, और इसके बाद प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव का शासन चला।
लेकिन उन्होंने अपने आप को चालुक्य ही माना, काकतीय ही माना, है ना। ये सबसे और महत्वपूर्ण क्या है, ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में बस्तर का मैं बता रहा हूँ कि इतने सारे जानकारियां हैं, इतने सारे प्रश्न बनते हैं। राजा के नाम को इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि सबका खुद में एक कहानी है। प्रवीर चंद भंसदेव बहुत समय बाद शासन बने, बहुत लंबे समय तक शासन बने थे। भारत जब आजाद हुआ तब तक भी इनका शासन चल रहा था बस्तर में। कब से, 1200-1300 से सब शासन करना शुरू किए हैं, तो 1900 2000 तक आज भी प्रवीर चंद्र भंसदेव के जो वंशज हैं, जो अभी कौन है, प्रफुल्ल चंद भंसदेव। तो भारत सरकार में विलय जब हुआ था बस्तर का, तब भी प्रवीर चंद्र भंसदेव क्या थे, शासन व्यवस्था संभाल रहे थे। बस्तर क्षेत्र में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा है फिर, काकतीय वंश। छिंदक नाग वंशों से भी ज्यादा काकतीय वंश ने शासन किया। बहुत बड़े बड़े कार्य इनके द्वारा देखने को मिलता है। तो ये स्थानीय राजवंशों में बेसिक जानकारी है ना, आपको मानक पुस्तकें पढ़ने हैं परीक्षा के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से। अभी तो जीएस का छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस है वो अभी, या शिक्षक भर्ती का सिलेबस अभी स्पष्ट आया नहीं है ना। लेकिन सीजी टेट और सी टेट में छत्तीसगढ़, खासकर सी टेट में छत्तीसगढ़ का कोई टॉपिक नहीं है ना। तो एक दो क्लास इसमें इतिहास का करके हम लोग सी टेट का टॉपिक हो या शिक्षक भर्ती के अन्य टॉपिक हो जो आपके लिए ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं, उसको करने का प्रयास करेंगे। मैथ्स बनाएंगे एक दो मैथ्स, जा रहे हो क्या? हाँ, चलिए गणित बनाते हैं। कुछ कुछ गणित तो आज लिखना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ ऐसे प्रश्न जो आज समाप्त हो जाएंगे, फिर आप लोगों को नया टॉपिक इस पे आप पढ़ना पड़ेगा। okay. कल का लास्ट क्वेश्चन क्या था? हम्म, चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। एक धन राशि, अभी थोड़ा देर बाद, एक धन राशि 3 वर्षों में 24,000 तथा 4 वर्षों में 25,200 हो जाती है। वार्षिक
चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? हमने कल एक क्वेश्चन देखा था जिसमें ये वैरायटी ये था कि साधारण ब्याज में इतना हो जाता है और चक्रवृद्धि ब्याज में इतना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है? अभी इसमें यह है कि दोनों साधारण ब्याज वाली बात नहीं, उससे सरल है ये कहना चाहिए। अब आपको क्या करना है, एक सिंपल काम ये करना है कि 3 साल में 24,000 हुआ है और 4 साल में 25,200, तो डिफरेंस कितना आया एक साल का? कितना? 1200 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 1200 का डिफरेंस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक परसेंटेज निकालने के लिए 1200 बटे 24,000 गुण 100, तो वहां से रेट निकल जाएगा। चलो, क्वेश्चन को पहले समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन लिखता हूं, सॉल्यूशन देखेंगे। मैंने किसी को उधार दिया है पैसा, लेकिन मैंने बोल दिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट पैसा रिटर्न करना है आपको। तो 3 साल तक मैंने देखा कि 3 साल में जो पैसा कितना हो चुका था, 3 साल में 24,000, है ना, 24,000। क्वेश्चन समझना पहले जरूरी है। 24,000 हो गया। अगले साल जब वो 4 साल कंप्लीट हुआ, ये जो है ब्याज नहीं है, ये इसमें क्या शामिल है, ये है आपका मिश्र धन, है ना। 24,000 रुपया पैसा जमा हो चुका है। फिर चौथे वर्ष में वो पैसा कितना हो गया, 25,300। तो एक साल में कितने रुपए इंक्रीज हुआ है वो, 1,200 रुपये, है ना। तो 1,200 बढ़ा हुआ है, तो 1,200 क्या है, वो ब्याज ही बढ़ा होगा, ब्याज बढ़ा होगा ना 1,200 रुपए। तो आपको ये कहना है कि आप एनुअल रूप से क्या करें, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, तो किस दर से वो पैसा का रेट तय किया गया होगा कि वो इतना बढ़ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले ये देखना है, हमको निकालना क्या है उसको देखेंगे। पहले देखेंगे 3 वर्षों का मिश्र धन ए। मिश्र धन को ए से दर्शाते हैं, कितना हो गया, 24,000। फिर ये होगा 4 वर्षों का मिश्र धन 25,200। एक वर्ष में बढ़ी राशि कितना हो गया, दोनों का अंतर लिखना पड़ेगा क्या, अंतर को, अंतर मतलब 25,200 माइनस 24,000 बराबर 12, 1,200 हो गया। आर बराबर, आर परसेंट बराबर निकालना है हमको, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, आर परसेंट बराबर ये हो जाएगा, जो ब्याज है 1,200 बटे बेस क्या है इसका 24,000। यही किए थे उस समय भी साधारण ब्याज में। जो ब्याज का अंतर है, जो डिफरेंस है, उसको यहाँ पे रख करके हम लोग हल करें। ये यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से इसका 1 जीरो यहाँ खत्म, या ऐसे ना काटे, आपके लिए सुविधा ये हो जाएगी, यहाँ से दोनों जीरो खत्म कर दो, है ना, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, कितना हो जाएगा, 24 पंचे 1,200, 5%।
ये प्रश्न सीजी टेट में आया है सेम। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। हो गया ना, लिख तो लिए ना, ट्रांसलेट कर रहे हैं ना। क्वेश्चन है अब, एक धन जिसका 5% वार्षिक ब्याज दर पर, एक धन जिसका 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 800 रुपए है, तो उसका उसी ब्याज दर पर उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जो हाथ से लिखा होता है कई बार शब्द अलग आ सकते हैं ना, तो ध्यान रखें। आप ऐसे ही पढ़ के ट्रांसलेट नहीं कर सकते क्या? हुँ? क्योंकि एक अपेक्षा रहती है कि इंग्लिश माध्यम में, हिंदी को तो आप फटाफट ट्रांसलेट कर ही सकते हैं, नहीं हो पाता। हाँ, तो बहुत जल्दी आप हिंदी मीडियम में आ ही जाओगे अब। प्रश्न को एक बार मैं रिपीट करता हूं और बताने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या लिखा हुआ है। हम लोग साधारण ब्याज निकालते हैं, है ना। जब आप लोग वो साधारण ब्याज निकालते हो तो कोई मूलधन आपको नहीं दिया है, ये बोल दिया है एक धन, वही मूलधन है। आपके पास कोई ऐसा मूलधन है जिसको आप 5% की ब्याज की दर से 2 साल के लिए निकालते हो, तो ब्याज कितना मिलता है? 800। तो पहले साधारण ब्याज की दर से मूलधन निकाल लो। यहां से क्या मिलेगा? प्रिंसिपल अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट से। उस प्रिंसिपल अमाउंट का उपयोग कहाँ करना है? उसी ब्याज दर पे, मतलब जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे आप तो 5% ब्याज दर रखना पड़ेगा, 2 साल का समय रखना पड़ेगा, और मूलधन उसके लिए सेम वही काम करेगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। आपको क्या क्या चीज दिया हुआ है? मान लेते हैं मूलधन, हमको मूलधन तो नहीं दिया है, मूलधन P, और दर कितना है? दर है R बराबर 5%, टाइम है समय बराबर 2%। और यही बोला ना कि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 800 है। क्या करता है यार, पूरा गिरा देता है। मत आना इधर अब। एक तो
साधारण ब्याज की दर से क्या निकालना है आपको इसमें? ब्याज कितना दिया है? 800 रुपए ब्याज दिया है। तो साधारण ब्याज बराबर 800 बराबर 5 और 2 कितना हो जाएगा इसका? यहां पर हो जाएगा 800 बराबर 5 दूनी 10p/100। ये कट गया 10 दहम 100 और 800 एकम 800 और ये हो जाएगा 8000। p बराबर कितना हो जाएगा? 8000। अब यहीं से ये बोला गया है कि मत आना भाई, इधर उधर चलाओ। यहीं से क्या बोला गया है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और आपको मिल गया है मूलधन। अब मूलधन के हिसाब से आप क्या निकालोगे? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए भी आपका दर 5% होगा। समय यहाँ पे परसेंट लिख दिया होगा जी। समय कितना होगा? 2 साल। ये इसकी वजह से तो ये आप लोग क्या करें? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर यही होगा, इधर मत आना। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है यही पता करना है। इसके लिए हो जाएगा पी की जगह 8000 और एक धन 5/100। समय कितना है? 2 माइनस पी। ये हो गया 8000। यहां से काटेंगे 5 एकम 5 और 20 पंचे 100। 20 एकम 20 और एक 21/20 2। तो ये हो गया 8000 गुना 21/20 21/20 माइनस कटेगा नीचे से 2 शून्य यहां से कट गए। ये हो गया 4 4 दूनी 8 20 होगा क्या? 20 20 हो गया 21 21 21 21 का वर्ग 441 होता है क्या? तो 20 इंटू 441 कितना हो जाएगा? 8820। अच्छा ये तो आंसर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? आपको तो मूलधन नहीं निकालना है, मिश्र धन नहीं निकालना है ना, क्या निकालना है? माइनस पी करना है। सभी में माइनस पी चल रहा है, तो माइनस पी क्या होगा इसका? 8000। 8000 घटेगा तो 820। चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 820। दो कॉन्सेप्ट थे। प्रश्न ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपको अगर निकालना हो तो मूलधन निकलेगा। इस मूलधन को प्रिंसिपल अमाउंट को क्या करना है? इसमें शामिल करना है। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं हुआ, बन जाएगा। अगर 3 साल के लिए हो तो प्रश्न अगर लिखा गया है कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का साधारण ब्याज 1200 है मान लो, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? समय 3 साल का रखना पड़ेगा, यहाँ 3 रख के सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से जो प्रिंसिपल अमाउंट आएगा उसको यहाँ रखना पड़ेगा और ये दो दो की जगह क्या रखना पड़ेगा? 3। तो 3 टाइम। वही आपके लिए थोड़ा सा कष्टदायक होता है कि 3 बार आता है तो गुना करने में समय लगता है। चलिए एक प्रश्न और है।
जिसको ध्यान से लिखेंगे। यदि किसी धन का इधर मत आना भाई। यदि किसी धन का 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपए है। 832 रुपए है। तो उसी धन का उसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। पहले अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, पहले चक्रवृद्धि निकालना है, उसके बाद जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट आएगा, मूलधन आएगा, उससे आपको क्या निकालना है, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। उसमें जस्ट अपोजिट था, उसमें पहले हम लोग साधारण ब्याज निकाल लिए थे। चलिए सबका आंसर आ रहा है ठीक। आ गया। पुलिस लोग आ रहे हैं।
कोशिश कर रहे हैं, देखेंगे। लंबे प्रोसेस में अभी जो हमने किया था वही है, इसके कुछ ट्रिक भी हैं। ट्रिक का मतलब है कि इससे सार से ट्रिक बनता है, हम लोग इसको देखते हैं। अभी हमने देखा है कि इसके लिए सबसे पहले निकालना क्या है, पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज का अमाउंट दिया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज से ही हमको क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना पड़ेगा, मूलधन। उसके बाद साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। क्या दिया गया है, पहले तो दर कितना परसेंट, 8%। समय कितना, 2 वर्ष। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 832 है। तो ये क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P1 प्लस R/100 N-P। इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये कितना दे दिया है, 832। P तो ही निकालना है, 1 प्लस R का मान है 8/100। टाइम कितना है, 2, माइनस P, है ना। यहां पर ये आपस में छोटे हो सकते हैं क्या, ये 8 एकम 8, और ये कितने बार में जाएगा, कट सकता है। ये 4 दूनी 8 और 25 चौक 100, ठीक है। ये ऊपर में 2 है, नीचे में 25 है। यहां पर इसको कैलकुलेट करें तो 25 एकम 25, और ये 25 एकम 25 और 2 27, 27 के घात में 2, ठीक है, 27/25। फिर ये हो गया 832। यहां से फिर से लिखेंगे P इंटू 27/25, 27/25 माइनस P। क्योंकि अब ध्यान देंगे, ऑलरेडी ब्याज का मान दे दिया गया है ना। तो हम क्या करें, P का मान निकालना है, तो इसके लिए फिर अब 832 बराबर P इंटू 27/25 इंटू 27/25 माइनस 1 करते हैं आधार, ठीक है। -1 क्यों करेंगे, क्योंकि इसी से हमको कैलकुलेट करके P का मान निकालना पड़ेगा। ये ऊपर का हम लोग अगर गुना करें, 27 का आप लोगों को वर्गमूल पता है क्या, 729। जगह नहीं पूरेगा लग रहा है, 729 बटे 25 का 625 माइनस 1। P हम इधर रख ही देते हैं, P को अलग अभी। अब फिर से 625, 832 चल ही रहा है। हम लोग कोष्टक लगा करके एक लिख के कॉमन निकाले है ना, इस कारण से ये यहाँ पर P बाहर हो गया है। कॉमन समझते हैं ना, ऐसा लिखा जा रहा था, हमने P को कॉमन कर लिया तो एक बड़ा कोष्टक के अंदर 1 आ गया। अगर इस कोष्टक को हटाएं तो हम फिर से P लिख सकते हैं, P इंटू 1 मतलब P, ठीक है। अभी इसका शॉर्ट तरीका और है, पहले इसको देख लेते हैं ऐसा, क्योंकि ऐसे आंकड़े अगर 5 और 4 रहते तो आपके लिए आसान हो जाता। अब ये क्या है, 729, 625, इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ये आपस में कट गया, 729 बचेगा। ये आपस में भाग जाते हैं तो एक बचा, 729 से कम 729
और ये यहाँ पर 625 से कम 625 और एक एकम एक, तो 625 ऊपर आ गया, 832 बराबर पी इधर है ही, दोनों को माइनस करने से कितना आएगा 104, 104 आया, 104 बटे 625। अब वो समय आ गया जब आप क्या कर सकते हो, पी को एक साइड करके काम कर सकते हो। तो यहां पर आप सीधा सीधा P बराबर क्या लिख सकते हैं, P बराबर लिख सकते हैं 832 गुणित 625 बटे 104। ठीक है, ये कैसे हुआ है, तिर्यक गुना क्रॉस 625 का 832 से और 104 का किससे, एक से, है ना। अब ये और ये आपस में कटेंगे ही निश्चित रूप से। कितने बार में कट रहे हैं, आपको 26 का पहाड़ा आता है, 13 का, 13 का पहाड़ा में 104 आता है 13 की टेबल में, कितने बार में 8 बार में, 8 बार में ये कटा, 13 8 104, फिर 13 से ये कटेगा कितने बार में 64 टाइम में। ठीक है, 13 छक्के 78, फिर बचेगा 5, तो बन जाएगा 52 52, और 13 चौक 52, तो 64 आया, फिर ये करेगा 8 एकम 8 और 8 8 64, तो कुल मिलाकर के 8 बचा यहाँ पे ऊपर में और 625 बचा, तो इनको गुणा करने से कितना आएगा 8 पंचे 40 का शून्य, फिर 4 आया, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 का शून्य। ठीक है, अब ये क्या हो गया 8 छक्के 48 और 2 50। अब आया है P का मान मूलधन 5000। अब ये इस मूलधन से आपको क्या निकालना है, साधारण ब्याज। बहुत लंबा हो गया है, साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो ये हो गया 5000, यहाँ से P का मान, R कितना है 8%, समय कितना है 2 बटे 100, ये दोनों शून्य कट गए और हो गया 8 पंचे 40 और 8 शून्य शून्य और 2 40 दूनी, ये किससे हो गया 4 दूनी 8, 800, एक शून्य और आएगा किस में। ठीक है, ये यहाँ हो गया ना, शून्य यहाँ हो जाएगा 400 गुनी 800, ये 800 क्या है, इसका मान है जब साधारण ब्याज से निकालते हैं। तो इसका तरीका क्या है, जब प्रश्न सेम ऐसा ही आ जाएगा और 2 ईयर का प्लान रहेगा, यहाँ पे जहां पर भी 2 साल का, अभी इससे पहले भी 2 साल वाला बनाए थे, उसमें सिंपल इंटरेस्ट पहले निकाल करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। अभी क्या है, पहले इसको निकालना पड़ा तब उसको निकालना पड़ा। इसके लिए यहाँ पे फिर लिख देता हूं, ऐसे प्रश्नों के लिए ट्रिक क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर सिंपल इंटरेस्ट 1/r बटे 200, 2 साल का 200%, इसका ट्रिक है। मैं ट्रिक नहीं बताता हूं अधिकतर, लेकिन कुछ सवाल आपके लिए सहज हो जाए तो ट्रिक समझ लीजिएगा। क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, CI मतलब कंपाउंड हो गया, SI मतलब सिंपल। अब इसमें आपको जो दिया गया है उसकी जगह पे वो रख देना है। इससे पहले वाले प्रश्न में अभी देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मान कितना है 832, इसकी जगह 832 रखें, पहले देख लीजिए। निकालना क्या है हमको, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, 1 प्लस R की जगह कितना रखेंगे, R की जगह 8 रखेंगे ना, 8 बटे 200 बनाइए। अब ये भी बनेगा वही, ये कटेगा कैसे में,
फिर से वैसी जो सवाल हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पर ये वही रिपीट होगा। ये प्लस में है तो ये हो गया 2/25, इससे डायरेक्ट उत्तर आएगा। तो SI ये हो गया 27/25। ये 25 क्यों होगा, 50 होगा ना, ये तो 200 है ना, तो ये पूरा कट जाएगा। 200 है तो पूरा कटेगा, 8 है काम 8, और कितने बार में, 8/200 आपस में कट ही जाएंगे। कितने बार में कटेंगे, 8 है काम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। ठीक है, तो ये पूरा कट गया। 100 रहता तो नहीं कटता, तो SI बराबर हो जाएगा 25 एकम 25 और एक 26/25। 832 बराबर, ये ऐसा लिख सकते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट बराबर, ये इस पार आ जाएगा तो 832 गुना 25/26, आपस में पलट जाते हैं। हो गया, जो आएगा उसका ये उत्तर होगा। अब बाद में और डबल टिबल कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा इसमें, ये सीधा 800 आएगा मान। 26 अभी बता 13 के टेबल है, यहाँ से कटा हुआ था, 13 दूनी 26, और यहाँ भी कटेगा 13 छके 78 और 13 चौक 52, 64 फिर आया, यहाँ से कट गया, ये कितना हो गया 32, 32 गुना 25। गलत हो गया क्या जी, 800 है। लिख लिए। अब एक जनसंख्या वाला प्रश्न जो है वो बहुत पूछा जा रहा है, उसको एक बार आप लोग ट्राई करें। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है। यह प्रत्येक वर्ष 10% की दर से बढ़ रही है। दो वर्ष बाद यहाँ की जनसंख्या क्या होगी। प्रश्न एकदम सिंपल है, आप अपने गांव सिटी को समझिए। आज के समय में कौन सा ईयर चल रहा है, 2026 चल रहा है। 2026 में आपकी सिटी की संख्या 40,000 थी, या आपके वार्ड की संख्या 40,000 थी, लेकिन देखा गया कि 2027 आया तो 10% बढ़ गया, 2028 आया
तो कितना बढ़ा होगा। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकालना पड़ता, उसी का मिश्र धन निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसकी जनसंख्या को क्या मान लेते हैं, कुल जनसंख्या, अर्थात इसको हम लोग मान लेंगे प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट मान लेंगे, कितना हो गया 40,000। जो दर है कितने दर से बढ़ रहा है, कितने परसेंट के दर से, 10%। कितने समय के बाद का कैलकुलेशन करना है, 2 वर्ष। तो आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन, चक्रवृद्धि का मिश्र धन, ये क्या होता है, ए P1 प्लस R/100n। माइनस पी नहीं करना है, माइनस पी इसलिए नहीं करना है कि 2 वर्ष के बाद टोटल जनसंख्या कितनी होगी ये पूछा है, तो सीधा सीधा मिश्र धन आएगा। ये पूछता 2 साल के बाद कितना बढ़ा, तो कितना बढ़ा मतलब आपको क्या निकालना पड़ता, चक्रवृद्धि ब्याज। पी की जगह क्या रखेंगे, 40,000, 1 प्लस कितना परसेंट है, 10, 10/100, 2। 40,000, ये हो जाएगा 10 एकम 10, 10 दहम 100, तो 10 एकम 10 और 1, 11/10। अब क्या हो जाएगा, 2 बार लिखेंगे, 11/10 और 11/10। ये दोनों जीरो यहां से खत्म हो गए। 11 और 11 का इंटू करेंगे तो 121, 400 गुना 121, जो आएगा बताएंगे आप, 21 चौक 84, 84 होगा क्या, अड़तालीस। पहले 40,000 था, अब 48,400 है ना, 8,400 बढ़ा है। तो कितना बढ़ा ये पूछा गया, तो अब अगर देखिए, रिपीट प्रश्न नहीं करूंगा मैं, सेम आपको बनाना होगा। किसी शहर की जनसंख्या 40,000 है और हर साल 10% की दर से वो इंक्रीज हो रहा है ना। अब आपको क्या करना है, 3 साल बाद का निकालना होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर n की जगह क्या रखेंगे, 3, और ये 3 बार गुना आएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 बार करने से 3 बार आएगा। 4 साल बोला जाए तो 4। अब लेकिन एक प्रश्न और है, मान के चलो रिसेंट में अभी आपकी जनसंख्या 40,000 है ना, तो आपको पिछला बताना हो, 2026 में आपके शहर की जनसंख्या 40,000 थी, तो 2024 में उस शहर में कितने लोग रहे होंगे, तो वापस जाना पड़ेगा, और उतने ही दर से बढ़ा है जितने दर से हमने पीछे जाएंगे। एक प्रश्न वैसे बनाइए, इसमें अब केवल और केवल परसेंटेज चेंज होगा और समय चेंज होगा, बाकी प्रश्न में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए जब आगे की संख्या पूछी जाए। तो दूसरा रिपीट क्या होगा, रिपीट ये होगा, यहां पर आपने टोटल निकाला है, माइनस पी नहीं किया किसी में। माइनस पी का मतलब ये होगा कि आपसे ये पूछा जाता कि 2 साल बाद जब जनसंख्या बढ़ी तो कितने लोग, नए लोग जन्म लिए, है ना, जनसंख्या कितने लोगों का बढ़ा, तो यहाँ पर पी करते तो उत्तर आता माइनस पी से। नहीं आ रहा आपकी समझ में क्या, इसमें आप लोगों को मिश्र धन निकालना है टोटल जनसंख्या के कारण से। चलिए एक रिटर्न वाला लिखिए, वर्ष 2026 में
रायपुर की जनसंख्या सेम अमाउंट रखता हूं, ठीक है, 40,000 थी। लगा है देख, 40,000 थी। वर्ष 2026 में रायपुर की जनसंख्या 40,000 थी। थी नहीं है लिखेंगे, है लिखते। पिछले 2 वर्षों में जनसंख्या घटी है, तो रायपुर की जनसंख्या कितनी है? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? प्लस की जगह क्या करना है? माइनस। बस माइनस करिए और बनाइए। आपको रिटर्न जाना है वापस। इसी को बना लीजिए। कल फिर हम लोग इसमें नए टॉपिक को बात करेंगे, नया टॉपिक फिर से माइनस करके देखिए आएगा क्या। इसके 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं ना। एक तो अभी जो डेटा आप लोग लिखे थे, आप देखिए आंसर लाएंगे तो एक लॉजिक तो लगेगा। पहले ये बताइए कि आप 2024 का निकालने का प्रयास कर रहे हैं, 2 साल पहले का, तो एक अंदाजा लगाइए कि 2 साल पहले जनसंख्या इससे कम होगी कि ज्यादा होगी। सोचिए। 2 साल में जनसंख्या कम हुआ है, तो पहले ज्यादा रहा होगा तब तो कम हुआ है। तो आप आंसर जब लाएं तो इससे कम आएगा कि ज्यादा आएगा, वो ये बताइए। ज्यादा ही आना चाहिए ना।
नहीं आ रहा, ज्यादा क्या माइनस किए, सेम प्रश्न है, ये बनेगा कैसे, कोशिश करिए या फिर आप बना के लाएंगे, होमवर्क रहेगा, टाइम बहुत हो गया है आज, बना के देखिए, माइनस करके देखिए ना, माइनस का मतलब अपोजिट करके देखिए तो आ जाएगा क्या। बना के लाएंगे चलिए, और मैं इससे रिलेटेड 5 प्रश्न डालूंगा जनसंख्या से, क्योंकि ये 32,400 ऑप्शन आया है, 32,400 तो घट रही है जनसंख्या, तो 32,400 कैसे आएगा। क्वेश्चन को बदलना पड़ेगा ना, तो आ जाएगा कनेक्शन। ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन को अगर मैं लिख दूं कि अभी की जनसंख्या 40,000 है और मैंने घटी है कहा है ना, तो घटी है कहा तो माइनस करना पड़ेगा। चलिए बना के देखें, नहीं तो डालूंगा इसका सोल्यूशन। अब मेरे कहीं जाना है।